आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में अभी तक हमने क्या देखा, एक बार हम पहले क्या करेंगे, छोटा सा रिकॉल लेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा, चलिए जी एक छोटा सा रिकॉल। AS2 के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर हमारी जो बातें हुई अभी तक, क्या हुई जी, देखिए जरा। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन 6 हेडिंग के अंदर है। सबसे पहली बात, इन्वेंट्री का मतलब क्या है। दूसरी बात, इन्वेंट्री क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस चीज पे लगता है, किस पर नहीं लगता है। बेटा वीडियो ऑन रखो, शानू तुम भी आज ऑफिस में नहीं हो, घर पे हो, है ना। वैल्यूएशन कैसे करते हैं जी, कॉस्ट का मतलब क्या होता है जी, एनआरबी का मतलब क्या होता है, और इस AS2 में क्या चीज है जो डिस्क्लोज करनी की रिक्वायरमेंट है, एएस ने बताई है। आइए जरा, सबसे पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है जी, हमने पढ़ा था। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री का मतलब एनी असेट्स, एन असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बात थी फिनिश गुड्स के लिए। और इन द प्रोडक्ट्स, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इस बात के लिए थी बेटे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इस सेल होने वाली गुड्स के लिए। यानी कि अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा है जो सर्विस प्रोवाइडर का है तो उस पर AS2 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटे सेल जो है फॉर सच सेल, सच मतलब जो इससे जस्ट पीछे सेल बताई गई है ये वाली, और ये किसकी थी बेटे, फिनिश गुड्स की, जिसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए हेल्ड किया जा रहा है। यानी कि ये AS2 वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पर नहीं, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ किसके लिए, गुड्स के लिए लगेगा। ठीक है, अगली बात, या फिर किस पर लगेगा, एन एसेट्स। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, एन एसेट्स हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। भाई कोई भी रॉ मटेरियल, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस पर तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ रॉ मटेरियल पे लगेगा, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर का रॉ मटेरियल क्यों ना हो। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं बीइंग ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ऑडिट करता हूँ, तो मैं अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज करता हूँ जी, मैं यूज करता हूँ जी, व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर्स मेरे लिए क्या है बेटे, रॉ मटेरियल, जिसको मैं यूज करता हूँ किसमें, अपनी सर्विस देने में। आइए, तो रॉ मटेरियल भी एक इन्वेंट्री है। कैसे, एन एसेट्स हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर सर्विस फॉर सेल, इंक्लूडिंग, इसमें वो वाले मेंटेनेंस सप्लायर्स कंज्यूमर्स भी शामिल है जो AS10 पकड़ नहीं पाया है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करने बैठो, क्योंकि अब तो हमारे इस AS में क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। जब भी क्वेश्चन करने बैठो, एक बार अपने प्रोविजंस को रिवाइज जरूर करो। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाएंगे तो वहां पर आपको यही प्रोविजन लिखने होते हैं। एनीवेज, आइए, फिर इसके बाद हमारी क्या बात हुई जी, फिर हमारी बात हुई कि AS2 किस पर लगता है, किस पर नहीं लगता है। आइए जी, भाई वीडियो ऑन करो भाई, ये गलत बात है, शानू समय। इन केस में AS2 एप्लीकेबल नहीं है। एक तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसका, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि AS7 उसको कवर करता है, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पे तो वैसे भी नहीं लगता। फिर शेयर या स्टॉक ब्रोकर के लिए कोई AS है ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सोचा जाए कि शेयर ब्रोकर के लिए या स्टॉक ब्रोकर के लिए तो गुड्स है। भाई गुड्स भले ही हो, लेकिन उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगता है। फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पे भी नहीं लगता, लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर से ट्रेड कर रहा है खरीद के, तो उस पर ये लगेगा। लाइव स्टॉक पे भी नहीं लगेगा जी। ठीक है जी, इनके लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बात नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन AS जरूर है। आइए जी, अगली बात क्या है बेटा, फिर हमने कुछ डाउट देखे थे, आगे देखो, फिर हम आए थे आगे क्या, वैल्यूएशन पर। वैल्यूएशन में क्या था जी, आइए जी मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूं आपके सामने। वैल्यूएशन में हमने क्या देखा था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर एक तो बेटे फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स किस पे वैल्यूएट होगा, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस। यानी कि फिनिश गुड्स कितने में बना या फिनिश गुड्स कितने में खरीदा, बना बनाया गुड्स, वो हमारी क्या है, कॉस्ट।
और बेचने के एंगल से क्या होती है एनआरबी। कह रहे कि इंडिविजुअल आइटम बेसिस पर देखेंगे, जो दोनों में से लेस है उस पर वैल्यूएशन किया जाएगा। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन इस बात पे डिपेंड करती है फिनिश गुड्स के ऊपर कि फिनिश गुड्स भाई प्रॉफिटेबल है या नहीं है, फिनिश गुड्स के हालात क्या है। फिनिश गुड्स अगर लॉस जनरेट कर रहा है यानी कि उसका सेल्स प्राइस, अगर फिनिश गुड्स का जो सेल्स प्राइस है वो अगर फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग की टोटल कॉस्ट या परचेज करेंगे तो परचेज वाली कॉस्ट से कम पर अगर उसका सेल्स प्राइस है यानी कि वो लॉस जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल भी लोअर पे वैल्यूएशन होता है। लेकिन लोअर करते हुए ध्यान रखना है यहाँ एनआरपी नहीं है, यहाँ पे क्या है करंट परचेज प्राइस। आज की डेट में रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है उसी का नाम है रिप्लेसमेंट प्राइस। आइए जी, अगर फिनिश गुड्स लॉस जनरेट नहीं कर रहा है तो ये किस पे वैल्यूएट होगा कॉस्ट पे। आइए जी नेक्स्ट, फिर हमने कुछ एग्जांपल किए थे। एग्जांपल नंबर 1, फिर हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की। कॉस्ट का मतलब क्या है आपको बताया था बेटे, कॉस्ट में नहीं है ये चीज शामिल जो रिफंडेबल है, पेड बट नॉट रिफंडेबल। और ये 5 चीजें तो याद कर लो बस, एग्जाम में बार बार पूछी गई है, इवन थ्योरी तक में ये चीज आई है। एएस2 में कौन कौन चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं होती, कई बार क्वेश्चन में लिख दिया जाता है और कहता है बताओ इनमें से कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है। एबनॉर्मल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। कौन कौन सी है एबनॉर्मल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग वाले। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट, ये इसका कॉस्ट का पार्ट कभी नहीं बनेंगे। कॉस्ट में जो इंक्लूड करना है भाई, ऐसी चीज कॉस्ट का पार्ट मानी जाती है जो उससे फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को, तभी हम उसको बोलते हैं उसकी कॉस्ट है। ठीक है जी, चलिए और कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल है बेटे, ध्यान से इन्हीं पे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। परचेज कॉस्ट, कितने का माल खरीदा, ठीक है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हट जाएगी, कैश डिस्काउंट नहीं हटेगी। फिर बात करते हैं किसकी, कन्वर्जन कॉस्ट की, लेबर और ओवरहेड, वही तो है कन्वर्जन कॉस्ट। चलो जी, फिर बात करते हैं अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को यहां तक लाने के लिए, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए जिम्मेदार है, वो सारी की सारी कॉस्ट यहाँ पर उसका पार्ट बनेगी। जैसे मान लिया रिकवरी रेट है बेटे, रिकवरी रेट निकाला जाएगा तो आपको याद होगा हमने परसों किस पे क्वेश्चन भी किए थे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। हम डिवाइड किससे करेंगे, ज्यादा से करेंगे कि कम से करेंगे, बताओ जी प्रिंस, समय, शानू, किससे करेंगे, ज्यादा से डिवाइड करेंगे कि कम से करेंगे, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। ज्यादा से। ज्यादा से, ज्यादा से करने से, ज्यादा से, बताओ उससे क्यों कर रहे थे हम लोग, ताकि रिकवरी रेट कम आए। वेरी रिकवरी गुड, रेट कम आए। बहुत बढ़िया। रिकवरी रेट कम आने से क्या होगा जी, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जहां जहां क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है वो कम आएगा, क्योंकि कम आएगा। क्वांटिटी पर कम रेट से मल्टीप्लाई करने पे स्टॉक की वैल्यू कम आएगी और हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट के लिए फिर हम चले थे आगे, ये जो जितनी भी बात हमने की, कॉस्ट, एनआरबी, रिटेल प्राइस, मतलब कॉस्ट का मतलब क्या होता है और फिर एनआरबी का मतलब क्या है होता है। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि सर जी एक काम करते हैं, कॉस्ट में लीफो फीफो एवरेज वेटेड एवरेज होता है तो हम क्या करें, लगा दें उसको, नहीं, उसके लिए सिस्टम है। हर जगह पर आंख बंद करके कहीं भी फीफो कहीं भी लिफो नहीं, पहले तो समझना होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या लग रहा है। दूसरी बात, सीधा एकदम से हम इस मेथड पे नहीं आते, इन्वेंट्रीज के ऊपर डिपेंड है कि इंटरचेंजेबल है या नहीं है। क्या मतलब, आइए मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जिसको आपने घर पे जाकर देखा भी नहीं, चार्ट बनवाया था ना मैंने आपको, कहाँ है जी वो चार्ट, देखे जरा। सर चार्ट कौन सा, चार्ट तो कोई नहीं बनवाया था, टेबल बनवाई थी सर। हाँ टेबल का है वो, सर टेबल वही ना, ये नहीं, एग्जाम्पल वाली। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक है रिटेल प्राइस। आओ मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट मुझे बनवाना था, आइए जरा इसको हटाओ, पहले पहले इसको पूरा करते हैं। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल प्राइस के बाद में सर एक और लिखवा दिया था, हाँ हाँ एक्चुअल हाँ कॉस्ट। हाँ, वही वही वही, सर वो एक मिनट, लिखवा दिया था। एक्चुअल कॉस्ट वाला, हाँ, रॉ मटेरियल, उसमें स्पेसिफिक कॉस्ट और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जनरल फीफो, वेटेड एवरेज। हाँ हाँ, एक मिनट, ठीक है।
चलिए कोस्ट का मतलब क्या है जी हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड कोस्ट टेक्निक कि भाई अगर सीरियलो ने निकाल रखी है तो उसको यूज करेंगे, और अगर उसने नहीं निकाल रखी है, ठीक है ना, कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ने नहीं निकाल रखी है, हमारे पास कोस्ट के एक्सपर्ट की अगर कोस्ट अवेलेबल है तो सबसे पहले उसकी बात होगी। अगर वो नहीं अवेलेबल है फिर हम जाएंगे किसमें बेटे, रिटेल प्राइस टेक्निक पे। रिटेल प्राइस टेक्निक कहती है क्या, कि क्या हमारे पास में सभी पर एक जैसा मार्जिन है, एक जैसा मार्जिन है तो हम क्या करेंगे, फिर मार्जिन घटा करके कोस्ट पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन है कि हम पहुंच जाएंगे कहां पर, एक्चुअल कोस्ट पे। एक्चुअल कोस्ट पे मैंने आपको शायद एग्जांपल भी कराए थे यहाँ पर। आइए फिर लास्ट में हम पहुंचेंगे कहां पर, एक्चुअल कोस्ट पे। आइए जी, अब ये जो एक्चुअल कोस्ट है, एक्चुअल कोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, या तो स्पेसिफिक कोस्ट या फिर जनरल। बेटे यहाँ पर एक बड़ी काम की चीज है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या है सर, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल के लिए हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट पता चल सकती है क्या। क्या मतलब कि अगर वो रॉ मटेरियल किसी पार्टिकुलर पर्सन की ऑर्डर पर आने वाले गुड्स के लिए है, तो वो रॉ मटेरियल की मतलब स्पेसिफिकेशन है, तो यानी कि उसकी क्या होगा, हमारे हमारे को स्पेसिफिक कॉस्ट पता होगी। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले जो मेथड है हम यूज करने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट। यानी कि मान लिया हम लोग कहीं ऑडिट पे हैं और हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगाना चाहते हैं। जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो मैं उस टाइम पर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना सीख चुका था, नहीं सीखते कई लोग। तो आप ध्यान रखना, आप जब भी किसी जगह पर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे। बैलेंस शीट आपके सामने है जी, आपको उसके ऊपर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना चाह रहे हैं, तो आप पहले देखोगे कि उसके यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, जो रॉ मटेरियल है, वो किसी पार्टिकुलर कस्टमर के लिए ऑर्डर पे आती है क्या, उसके लिए बनाना है क्या। अगर है तो यानी कि उसकी उसके लिए स्पेसिफिकली अलग से पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो आता ही पार्टिकुलर उसके लिए। जैसे मान लिया आपके घर में सीए वाली किताबें किसके लिए आएंगी, मान लिया आप हो, आपके कजन ब्रदर और सिस्टर है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं, मान लिया भगवान करे सभी के यहाँ पे अच्छा खासा ज्वाइंट फैमिली हाउस है और वहां पर सभी लोग सभी बच्चे लोग एक साथ खेलते हैं, तो घर में सीए वाली किताबें किसके लिए आ रही होंगी, इस टाइम पर आप लोग सीए कर रहे हैं तो आपके लिए। तो अगर कहीं अलमारी में, किताबों की अलमारी में, सब बच्चों की जहां अलमारी में बुक्स रखी है वहां पर पार्टिकुलर बुक रखी हुई है सीए वाली, तो पता रहेगा कि ये किसके लिए आई हुई है। ठीक है, जो बच्चा सीए कर रहा है। ऐसे ही गुड्स का भी पता होता है कि अगर पार्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक गुड्स है तो वहां पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है। तो सबसे पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं लग सकता। फिर हम जाएंगे कहां पर, फीफो या वेटेड एवरेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात की परमिशन नहीं देता कि इनके अलावा कोई तीसरा मेथड एक्सेप्ट करे। बस या तो फीफो होगा या वेटेड एवरेज होगा, हमें इनमें से ही कोई दो में से कोई एक मेथड लगाना है। ठीक है, आइए अब कैसे, लेकिन यहां पर लगाते हुए मेथड को हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। क्या, सुनिएगा, अब मैं यहाँ के लिए कुछ बात बता रहा हूं और यहाँ के लिए। सर वो आपकी वीडियो स्टॉप हो गई थी, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी, हाँ मतलब हो गई थी। अच्छा अच्छा, मैंने अभी तक बस इतनी बात बताई, एक है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और एक है जनरल जनरल मेथड। अगर इन्वेंट्री स्पेसिफिक है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक मेथड लगाएंगे। और ये कब होता है, जब इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं होती है। जब इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं होती है मतलब जहां पर इन्वेंट्री किसी पार्टिकुलर पर्सन की डिमांड पे आई हुई होती है, ठीक है, और वहां पर स्पेशली, ठीक है ना, तो स्पेशली वहां पर हमें ये देखना होता है कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के ऑर्डर पे आई हुई है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लग जाता है। फिर है जी हमारा जनरल मेथड। यहाँ पे ये देखना पड़ता है, आंख बंद करके सीधा हम फीफो लिफो लगा सकते हैं। हम देखते हैं इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है कि नहीं। अगर इंटरचेंजेबल है तो ही हम यहाँ पर बात करते हैं। इंटरचेंजेबल मतलब जैसे अभी समय समय दूध पी रहा था, बताओ दूध की बजाय क्या ये लस्सी पी सकता है उस जगह पे, नहीं। दूध का काम दूध करेगा, लस्सी का काम लस्सी करेगा। तो दूध के बजाय लस्सी इंटरचेंजेबल नहीं है। हाँ, दूध में फुल क्रीम, थोड़ा सा कम क्रीम, है ना, थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा दूध, है ना, ये चीजें इंटरचेंजेबल है। मैं भी बड़ा दूध का शौकीन हूँ, इसलिए मैं इस बात को शैतानी करता रहता हूँ। तो दूध के का अल्टरनेटिव कभी भी पेप्सी या फिर दही
लस्सी नहीं हो सकती, है ना। दूध का अल्टरनेटिव सिर्फ दूसरी तरह का दूध ही हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, अगर दूध की जगह दूसरा दूध ला रहे हैं तो वो इंटरचेंजेबल है, एक दूध की बजाय दूसरा दूध एक्सेप्टेबल है। लेकिन नॉट इंटरचेंजेबल मतलब कहीं से कहीं तक उसके बदले दूसरा गुड्स यूज ही नहीं हो सकता। नॉट इंटरचेंजेबल यानी कि वहां पर स्पेसिफिक, और इंटरचेंजेबल है तो फीफो या वेटेड एवरेज सिर्फ वहीं पे लगेगा। अगली बात, फिर बेटे क्या है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट की बात करूं मैं तो बेटे कन्वर्जन की कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड्स आ गए। फिर हमने यहाँ पे बात की थी इधर आगे एक्चुअल कॉस्ट के, हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे। तो हमने क्या किया था बेटे, यहाँ पर रिकवरी रेट के कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, 4 एग्जांपल हमने किए थे जहाँ पर सर नोस वाली बात की थी। हाँ जी सर, कन्वर्जन कॉस्ट में जो लेबर एंड ओवरहेड्स होते हैं तो उसमें दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आते हैं, इनमें से कोई रह जाता है? देखो, कन्वर्जन कॉस्ट की मैं बात करूं वहां पर तो देखो लेबर और ओवरहेड दोनों कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट होते हैं, दोनों। ठीक है, बाकी आप पोस्ट में पढ़ते हो, सर बता ही देंगे। मेरा काम सिर्फ उतना है जहां तक हमारी बात चाहिए। रिकवरी रेट की बात मैं करूंगा, वो स्टैंडर्ड चलिए, मैं रिकवरी रेट वैसे कह रहा हूँ कि एक्चुअल कॉस्ट में निकालते वक्त आएगा ना सारा, बिल्कुल आएगा, दोनों बिल्कुल आएगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों आएंगे। बिल्कुल जी। ठीक है, इनडायरेक्ट रिकवरी रेट के बेस पर आएगा, तब नहीं जाके सर, हमें। कॉस्ट में तो आता ही है, मेरे को लगा कि कभी अकाउंटिंग में सर कुछ ना ना और ना ना होगा। ना ना, सब कुछ वही रहेगा ए टू जेड। ठीक है, एनीवेज आइए, फिर हमने बात की थी कोस्ट के बाद में अगला मतलब क्या है, कोस्ट के बाद में अगला हमें क्या चाहिए था, बोलो। चार्ट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए था एनआरबी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा डलेगा, क्या डलेगा, हेडिंग नंबर कौन सा है ये जो मैंने डलवाया था आपको कल 5। देखना, मैंने आपको एनआरबी हेडिंग डलवा के छोड़ा था। हेडिंग 5 फाइव एनआरबी। फाइव हाँ, एनआरबी। सर। हाँ जी, सर एक बार वो दिखा दीजिए कि कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड के, मैंने बस 3 पॉइंट लिखे थे, आपने 2 और लिख रखे हैं, वो मैंने लिख के नहीं था। अच्छा, सर एक एबनॉर्मल कॉस्ट था, एक स्टोरेज कॉस्ट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। फिर सेलिंग और फाइनेंस। सेलिंग स्टोरेज। ये रहा। ओके सर, थैंक यू। शुरू करें, आइए जी। एनआरबी, देखो बेटा। हाँ जी, एनआरबी का मतलब क्या है, ठीक ना। एनआरबी मीन्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दिस इज calculated for finished goods inventory valuation पर्पज। ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के पर्पज से कैलकुलेट की जाती है। अगली बात, दिस इज कैलकुलेटेड फॉर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू for selling point of view on estimation basis। बेटे ये एस्टिमेशन बेसिस पे बात की जाती है, यानी कि अगर बिके तो कितने का बिक जाएगा। ध्यान रखना, हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं कि भाई, तो भाई फिनिश गुड्स की हमें कॉस्ट पता होती है, चाहे हम खरीद के लाएं चाहे हम उसको मैन्युफैक्चर करके लाएं। वहां पर हमें क्या, किससे उसका कंपैरिजन करना होता है, एनआरबी से।
तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेचने के एंगल से है। तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? दिस इज, अच्छा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंड WIP इन्वेंट्री। इसको ऐसे लिखो, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के पर्पस से ना, हम भूल गए, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों की बात कर रहे थे। अच्छा, दिस इज कैलकुलेटेड एज अंडर, इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है जो हम लोग अब यहां पर लिखकर दिखा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है जी? बेटा इसको ध्यान से पढ़ना जो मैं यहाँ पे अभी करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें यही चीज देखने को मिलती है बार बार। यहाँ पे लिखो, सबसे पहले लिखो फॉर फिनिश्ड गुड्स, इधर लिखो फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। और इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे ऑडिट पे हो जहां पर कुछ तो फिनिश गुड्स है और कुछ है वहां पर वर्क इन प्रोग्रेस। इमेजिन जैसे किसी फैक्ट्री के ऑडिट पे तुम लोग गए हो, वहां पर रॉ मटेरियल तो है ही है, मान लिया प्लास्टिक है, प्लास्टिक से हमारे यहाँ पे क्या बनती है बताओ? जैसे कि ये मैंने यहाँ पर बुक में पेज को कवर करने के लिए मैंने बना रखे हैं चिमटियां। ये क्या है बेटा? प्लास्टिक की चिमटियां, समझे? इससे अगर नाक भी पकड़ना चाहे तो नाक भी पकड़ सकते हैं, कान पकड़ना चाहे कान पकड़ सकते हैं, है ना? तो प्लास्टिक की बताओ एक इसमें क्या क्या चीजें लग रही है? इसमें बेटे प्लास्टिक से बनी हुई है, देखो इसमें एक स्प्रिंग भी लग रहा है ना? इसमें प्लास्टिक भी है। तो सोच के देखो जरा, ये बनी कैसी हुई? सबसे पहले प्लास्टिक का एक छोटे छोटे बारदाना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बारदाना। ठीक है, वो बारदाना, एक होता है अनारदाना, एक होता है बारदाना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बारदाना की। हाँ, तो बारदाना क्या होता है? प्लास्टिक का छोटे छोटे दाने होते हैं। जब हम लोग सीए कर रहे थे तो हम लोगों को एक ऐसी जगह पे रहने का मौका मिला, दिल्ली में बाबरपुर एक एरिया था, वहां पे रेंट पे रहते थे हम लोग। तो वहां शादरा के पास में, तो वहां पे क्या था, नीचे बाई चांस नीचे वहीं पर ना फैक्ट्री थी जिनके यहाँ पे हम रहते थे। सबसे ग्राउंड फ्लोर पे फैक्ट्री थी, फिर उनका जो फर्स्ट फ्लोर था उस पर वो खुद रहते थे, और थर्ड फ्लोर पे हम रहते थे। मतलब ऊपर वाले की भी बड़ी गर्मी होती थी सूरज की, और नीचे वाले की भी बड़ी गर्मी आती थी। तो हम लोग तो कुकर में आलू की तरह उबलते थे। लेकिन एक चीज वहां बहुत अच्छी थी, मुझे कोर्स पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं। जैसे ही मैं क्लास करता, तुरंत मैं उसका एग्जाम्पल वहीं जाकर के तुरंत देखने लगता। वहां छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने पड़े रहते थे, कट्टों में भर के रॉ मटेरियल आया करता था, और उसको एक गर्म करने वाली मशीन, तार लगा के उसको गर्म कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो अंकल बताया करते थे कि बेटे ये ऐसे ऐसे ना हम लोग प्लास्टिक के छोटे छोटे जो तुम्हारे ये होते हैं ना कप वप, ये सब हम बनाए करते हैं। तो ऐसे वहां पे चिमटी बनाने की फैक्ट्री भी थी। तो उन्होंने क्या किया, मशीन में डाला और वो पिघल गया। वहां पर डाई लगी होती थी, खांचा लगा होता था। क्या लगा होता था? एक खांचा, एक स्ट्रक्चर लगा होता था। तो पहली मशीन से वो पिघल करके दूसरी मशीन में जाकर के गिर गया, प्लास्टिक का मेटेरियल पिघल के उस खांचे के अंदर। फिर उसको उस पर पानी छिड़का, पानी भी डाला जाता था, पाइप चला रखा था उन्होंने। और उसके बाद में क्या होता था कि वो निकल के आ जाता था ठंडा होके, और उसका क्या हो जाता था, एक शेप में वो प्लास्टिक ढल जाया करती थी। तो हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग होते देख रहे। तो मैं अगर देखूं तो मुझे वहां पर सारे एग्जांपल मिले देखने को। नंबर 1 प्लास्टिक का रॉ मटेरियल देखने को मिला। नंबर 2 सर अगर मुझे प्लास्टिक को फिनिश, जलाएंगे तो काला नहीं हो जाएगा? क्या कह रहे हो? सर अगर प्लास्टिक को वो जलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो काला नहीं हो जाता? एक्चुअली प्लास्टिक तो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने आते हैं, बारदाना बोलो उसको, वो काला नहीं होता, वो तो पिघल जाता है, पानी टाइप से बन जाता है। और जो सेकंड मशीन दी थी, फर्स्ट मशीन उसको पिघला के उसमें डाल दी थी, वहां पर वो उसकी डाई डाई कास्टिंग मशीन बोलते हैं उसको, डाई में उसमें ढल जाता था। और तीसरी मशीन से उसको ठंडा करके और निकाल करके फिर उसको मैनुअली कट करके एक शेप दी जाती थी फिनिशिंग के साथ में। तो वहां पर मुझे प्लास्टिक भी दिखा, वहां पे मुझे मतलब रॉ मेटेरियल भी दिखा, वहां पे मुझे फिनिश गुड्स भी दिखा। फिर मैंने देखा उनकी जितनी भी मशीनें थी, 30-40 मशीन लगभग थी वहां पे। तो जैसे मान लिया कुछ मटेरियल ऐसा था कि उन्होंने डाला मशीन में, लेकिन रात को क्या हुआ, मतलब शट डाउन करो जी, चलो अब फैक्ट्री बंद करने का टाइम हो गया, तो मशीन में कुछ मटेरियल पिघला हुआ रह जाता था। अब वो जो मटेरियल है, और कुछ मशीन में मटेरियल ऐसा था जो डाई में चला जाता था, लेकिन अभी ठंडा नहीं कर रहे थे, तो वो मटेरियल कहलाता था वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहलाता था? वर्क इन प्रोग्रेस।
और जो कच्चा पड़ा था कट्टों में वो क्या था, रॉ मटेरियल, और जो इस तरह की तैयार चिमटियां थी जिसमें सब चीजें हो चुकी थी वो क्या था, फिनिश गुड्स। तो बेटे अब समझना मेरी बात को, अब आपके दिमाग में एग्जांपल फिट है, आपको भी इमेजिन करना कि हाँ हम भी ऐसे ही रह रहे थे कहीं पे और वहां पर इस तरह की चीजें हो रही थी। फिनिश गुड्स, मैंने कहा भाई, मैंने कहा अंकल जी आपका जो फिनिश गुड्स है इसमें कितने की लागत आ रही होगी, मैंने हिसाब लगाने बैठ गया था। कह रहे तू क्या करेगा, फैक्ट्री खोलेगा कि, मैंने कहा नहीं जी मुझे तो जरा बस जानकारी चाहिए थी, तो बस मतलब देसी एकदम बिल्कुल एकदम। तो फिर मुझे चीजें समझ में आई, मैंने कहा अच्छा, तो मैं उनके इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहा था। तो कॉस्ट यहाँ पर देखो, फिनिश गुड्स की क्या है कॉस्ट, और कॉस्ट का कंपैरिजन किससे करना है, एनआरवी। एनआरवी मतलब अंकल जी मैंने कहा कितने का बिक जाएगा ये, उन्होंने मुझे बताया कि बेटे एक यूनिट क्या एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस मैंने उसका निकाल लिया। कैसे निकाल लिया जी, अंकल ने मुझे बताया था कि कितनी क्वांटिटी है वहां पे, मैंने काउंट की और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया सेल्स प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अगर वो मुझे सेल प्राइस पर यूनिट नहीं बताते कि वो कितने का बेचते हैं तो मैं क्या देखता, मैं देखता इस तरह का कितने में बेचा जाता है मार्केट प्राइस। अगर वो मुझे सेल्स प्राइस नहीं बताते तो मैं क्या करता, मार्केट में देखता और एक आधे का प्राइस पूछ लेता तो मार्केट प्राइस पता लगा लेता, और फिर मैं कहता कि ये इतने का बेच सकते हैं, जब सब लोग बेच रहे हैं तो ये भी इतने का बेच सकते हैं। तो ये हमारा आ गया था यहाँ पे सेल्स प्राइस एस्टिमेटेड, इतने का बेच सकते हैं एस्टिमेटेड। फिर उसमें से मैं क्या लेस करूंगा भाई, बेचने में हो सकता है इनका कोई खर्चा हो, लेस एक्सपेंसिव फॉर सेलिंग। बताओ बेटे, जो माल तैयार है उसको बेचने में कुछ हल्का फुल्का खर्चा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, हो सकता है किसी से कमीशन पे बिकवाए, हो सकता है उसको कहीं डिलीवरी करनी पड़ी तब जाके वो बिकेगा। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हाँ, कहाँ गई फाइल, ओहो एक मिनट रुको, अच्छा मैं सेव कर लेता हूँ साथ साथ। लो भाई, चलो आपने तो लिख ही दिया था, मैं यहीं पे बना देता हूँ। तो मैं बात कर रहा था बेटे फिनिश गुड्स की, किसकी बात कर रहा था बोलो, मैं फिनिश गुड्स की। और फिनिश गुड्स की मैंने आपसे बात की थी यहाँ पर, सर मिटा क्यों दिया? अरे फाइल बंद हो रही है, एक मिनट। हाँ जी, फोर फिनिश्ड गुड्स वो वाली फाइल तोड़ गई, और फोर वर्क इन प्रोग्रेस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वो कैसे आएगा जी, या तो वे बताएंगे या फिर मार्केट प्राइस होगा। सर आप दूसरी फाइल खोलिए। एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। तो ये आ जाएंगे क्या हमारा एस्टिमेटेड नेट जो हमारी जेब में आएगा, एस्टिमेटेड सब कुछ क्या है बेटा, एस्टिमेटेड है, यानी एक्चुअल में नहीं बेच रहे, जो गुड्स गोडाउन में पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि अगर ये बिकेगा तो कितने में बिक जाएगा और बेचने में कितने रुपए खर्च होंगे, और उसके बाद में नेट हमारे हाथ में कितना लगेगा, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या होगा बेटे, भाई ये जो गुड्स बनेगा तभी तो बिकेगा, बोलो बेटे, ये तो आधा अधूरा माल है। अगर ये तैयार करें, तैयार करने में हमारे यहाँ पर क्या होगा, एस्टिमेटेड कुछ कंप्लीशन एक्सपेंस भी होंगे, कंप्लीशन एक्सपेंस होंगे, और फिर हो सकता है बेचने में क्या कुछ हमारे क्या हो जाए, सेलिंग एक्सपेंस भी हैं, और इन दोनों को घटाने के बाद में तब जाके हमारा आएगा, किससे घटाएंगे कि जब माल तैयार हो जाएगा तो हम इसको कितने में बेचेंगे, इतने में एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस, क्योंकि बेटे आधा अधूरा माल थोड़ा ना हम बेचेंगे।
उसको कैसे बेच पाएंगे? पूरा करके। तो बेटे इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में हो सकता है हमें वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा हो, तो वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा होगा तो हमें ये देखना होगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी है, क्योंकि वो माल फिर फिनिश करके तभी तो बेच पाएंगे। तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए हमें एक एडिशनल खर्चा लेस करना होगा, कंप्लीशन वाला एस्टिमेटेड। आइए जी, यहां तक बात ओके है, चल सकते हैं आगे। आइए फिर एक लास्ट बात और दिखा करके फिर हम लोग कुछ इसे भी क्वेश्चन माइनस करने के बाद एस्टिमेटेड एनआरबी आएगी। हाँ, इसके बाद में जाकर के हमारे हाथ लगेगी एस्टिमेटेड एनआरबी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। आओ जरा एक लास्ट पॉइंट लिखाता हूं तुम्हें, लास्ट क्या, सेकंड लास्ट, पहले नंबर 6 है हमारा, क्या नंबर 6 है हमारा? रिप्लेसमेंट प्राइस। क्या है बेटा? ये किसके लिए यूज किया जाता है बोलो बेटा? दिस इज कैलकुलेटेड फॉर, दिस इज कैलकुलेटेड फॉर रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल के लिए कैलकुलेट किया जाता है जी, ठीक है। दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम परचेज पॉइंट ऑफ व्यू, परचेज पॉइंट ऑफ व्यू। ये बेटे खरीदने के एंगल से चेक करना है हमें। एनआरबी नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो किसके एंगल से चेक करना था? बेचने के। और रिप्लेसमेंट प्राइस किसके एंगल से चेक करना है? खरीदने के एंगल से। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, रिप्लेसमेंट प्राइस रिप्लेसमेंट प्राइस इज करंट, ये कह सकते हैं लेटेस्ट परचेज प्राइस इन मार्केट। ये होता क्या है? ये करंट प्राइस जो आज मार्केट में चल रहा है, आज अगर खरीद के लाएं तो कितने का खरीद के लाएंगे उसी रॉ मेटेरियल को जो पहले से हमारे पास में स्टॉक में है, इन्वेंट्री में है, वो आज अगर हम उसकी जगह सेम उसी तरह का दूसरा खरीद के लाएं तो कितने का आएगा? मतलब पहले हमने खरीदा, क्या पता हमारी ताल लग गई हो, बहुत अच्छे से हो, सस्ते में खरीद लिया हो, या हो सकता है महंगे में खरीदा हो। आज की डेट में वो कितने का आएगा अगर हम आज खरीद के लेके आए उसको? दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस। मतलब करंट में जाएं और खरीद के लेके आए। बात समझ में आ रही है? मेन पॉइंट है ये, सबसे ज्यादा उलझाने वाला। नेक्स्ट 7 पॉइंट लिखो, और एएस हमारा यहाँ पे खत्म होता है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बस। देखो बेटे लास्ट पॉइंट लिखो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सर इसके बाद तो क्वेश्चंस करेंगे ना? बस फिर तो क्वेश्चन क्वेश्चन है। ठीक है। देखो बेटे यहाँ पे हमें क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी है जी? एज पर AS2 हमें सबसे पहले ये बताना है कि भाई जो कॉस्ट फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है, फीफो किया है, एवरेज किया है, मतलब फीफो क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, कौन सा है, एक तो हमें ये बताना है सबसे पहली बात। दूसरी बात क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हमें बताना है।
कि भाई कितने तरह के इन्वेंट्री हमारे पास में है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिनिश गुड्स है, या खाली फिनिश गुड्स ही है। नेक्स्ट, फिर हम लोग क्या अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं? नेक्स्ट, लास्ट, भाई टोटल कैरिंग अमाउंट कितने की है? कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटे? बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज कितने की आई बुक्स में, अब कितने रुपए की इन्वेंट्री बची, और वो कैसे आएगा? कोस्ट और एनआरवी विच एवर लेस करके जो आती है, वो क्या करते हैं बेटे हम लोग? उस पर वैल्यूएशन करते हैं ना, ध्यान दो, बुक्स में लिखते हैं ना। हाँ जी, उसी का नाम तो क्या होता है? बुक वैल्यू। उसी पर तो हम कैरी करते हैं ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू होता है। बहुत जगह पर तुम्हें ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब तुम लोग सीए बनने वाले हो, आगे जाकर के तुम्हें इंडियस भी पढ़ने हैं, ईएस भी पढ़ने हैं, तो हर जगह पर बेटे तुम्हें कैरिंग अमाउंट की बात ध्यान रखनी होगी। तो कैरिंग अमाउंट क्या होता है? बुक वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस बढ़ते क्या, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब तो हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई। तो हमने जी कितने एग्जांपल कर लिए थे, आइए उनसे आगे की सीरीज हमारी चलेगी यहाँ पर। तो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि आपने जो एग्जांपल किए थे वो कौन कौन से एग्जांपल किए थे अभी तक। लो जी, सबसे पहले आपने किया था एग्जांपल नंबर 1, फिर ये वाला, और फिर आपने किया था एग्जाम्पल नंबर 2, 2000 यूनिट्स वाला। हाँ जी, सर आप अगर अभी आप क्वेश्चन करा रहे हो तो 2 मिनट हो जाओ सर, जरा एक बार पीछे से देख लें सब। हाँ तुम लोग देख लो इतने तब तक। हाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में मैंने जो कराया है, फिर आपको ये वाला एग्जाम्पल कराया था, एग्जाम्पल नंबर 3। क्योंकि मैं तो आपके लिए सारा हिसाब लगा के बैठा हूँ, एक टू जेड सारे क्वेश्चन जो मुझे क्लास में कराने हैं। फिर इसके बाद में हमने जो किया था वो किया था जहां पर नॉर्मल और एबनॉर्मल उसकी बातें भी थी, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है जी, और अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। मैं आपको सारी चीजें जितनी भी आपकी बुक में है, जितने आपके पास के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें यहीं पे कराऊंगा, लेकिन मैं लिख लिख के कराऊंगा, एग्जाम्पल बोल बोल के आपको कराऊंगा। आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो क्लास में मैं करा रहा हूँ बस उसको जरूर कर लो तसल्ली से। तो बेटे लिखो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 5। मैं भले ही वर्ड एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये मेरी क्लास के लिए एग्जाम्पल है। आपके लिए तो स्टडी मेट के क्वेश्चंस हैं, स्टडी मेट के इलस्ट्रेशंस हैं, पास के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। चलिए जी, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5 पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले एक डाउट का एरिया यहाँ पर है, डाउट। एनआरवी इज टेकन ऑफ विच डेट। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक ग्राफ बना रहा हूं। एनआरबी कौन सी डेट की लेनी है, इस बात को पहले आप समझिए। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर छोटा सा हल्का सा फ्रेम कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? एक ग्राफ है बेटे, ये हमारा ईयर खत्म हो गया और ये हमारी है बैलेंस शीट की डेट, और डेट है बेटे 31 मार्च 2020। यहाँ की जो एनआरवी है आज की डेट में अगर ये बिक सकता है तो ये कितने का बिक सकता है? मान लिया ये बिक सकता है 30 रुपए का। अगली जो डेट है, एक साल के बाद में ये कितने का बिक सकता है जी? ये बिक सकता है जी 28 रुपए का। फिर 2 साल के बाद में ये बिकेगा तो कितने का बिकेगा? ये 10 रुपए का बिकेगा। 3 साल के बाद में अगर ये बिकेगा तो कितने का बिकेगा? 18 रुपए का। और मैनेजमेंट, सॉरी 18 नहीं, रुकिए मुझे फिगर थोड़ा चेंज करनी है। ये 20 नहीं है, ये है कितना?
हाँ ये 10 नहीं 20 है और ये है 36। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करता है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कि भाई ये बिकेगा कब, 31 मार्च सर ये 20। एनआरवी घट रहा था तो ये एकदम से बढ़ कैसे गया लास्ट ईयर में? वो एक अलग चीज है। अभी तुम इतनी बात ध्यान रखो कि एनआरवी लेनी कौन सी डेट की है, हमारे लिए ये मैटर करता है यहाँ पर कि एनआरवी हमें कौन सी डेट की काउंट करनी है। हम 31 मार्च 2020 पर खड़े हैं, हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2020। एनआरवी घट रही है या बढ़ रही है ये एक अलग चीज है। हमें मैनेजमेंट ने कहा कि हम 2023 में 31 मार्च 2023 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं ये गुड्स बिक पाएगा। अब क्वेश्चन ये है, एक एनआरवी है बैलेंस शीट डेट की और एक एनआरवी है 31 मार्च 2023 की, जहां पर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है। हमें एग्जाम में फिनिश गुड्स के लिए एनआरवी रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल के नहीं होती है, पहली बात। तो ये जो रिक्वायरमेंट है फिनिश गुड्स की कॉस्ट से जिसका कंपैरिजन किया जाएगा, हम कंपैरिजन किससे करेंगे, 30 रुपए से करेंगे बैलेंस शीट डेट वाली एनआरवी से या 31 मार्च 2023 वाली एनआरवी से। बोलो बेटे, बैलेंस शीट वाली से। बोलो बेटे, सारे बच्चे बोलो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैंने ये कहा है आज 31 मार्च 2020 है, आज की डेट में जो फिनिश गुड्स गोडाउन में पड़े हैं उनकी कॉस्ट हमारे सामने है, जिसका कंपैरिजन हमें एनआरबी से करना है। और आज मतलब 31 मार्च 2020 की एनआरबी है, वो 31 मार्च 2020 की एनआरबी है 30 रुपए। ठीक है, अगर इसको एक साल के बाद में बेचें 28 का बिकेगा, 2 साल के बाद में बेचें तो 20 रुपए का बिकेगा, 3 साल के बाद में बेचें तो 36 रुपए का बिकेगा। मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि ये 3 साल के बाद में जाके बिक पाएगा। बिक पाएगा सर। पाएगा। अब क्वेश्चन ये है, एनआरबी हमें आज ही की डेट की कम चाहिए या अगले साल की चाहिए या उससे अगले साल की या 2023 की, कौन से वाली एनआरबी से हम कंपैरिजन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई ऐसे हैं सर चार्टर्ड आई थिंक अकाउंटेंट सो जिस जो साल में इसका हमने डाउट नहीं उसे दे बेच पाते हैं जी। जिस साल में सर हमने उसे बेचा, आई थिंक सो उस साल की एनआरबी से हम कंपेयर करेंगे ना। जी सर, बैलेंस शीट वाली डेट से। लेकिन हम खड़े तो आज की डेट पे हैं। नहीं सर, हम सर खड़े आज की डेट में हैं, बैलेंस शीट। लेकिन अगर जिस साल में हमने उसे बेचा है। कोरोना आ जाए, इस पर धप्पा हो जाए, सर बिजनेस सर खत्म। प्रेजेंट डेट क्या है, जो मतलब अभी हम जिस डेट में हैं वो मतलब बैलेंस शीट वाली है या 31 मार्च 2023 वाली है? 31 मार्च 2020 31 मार्च हाँ 2020 ये है। है प्रेजेंट डेट। सर, 30 रुपए पे करेगी। तो सर हम प्रेजेंट ही लेंगे ना सर, हमें फ्यूचर से क्या, चाहे वो 1 लाख की बिके। बात समझ में आ रही, डाउट समझ में आया, पहले बताओ, पहले डाउट का समझ में आना जरूरी है, डाउट क्या है। तो ध्यान रखना, आओ मैं बताता हूँ। हर जगह पर एक चीज चलती है सीए के साथ में, वो रिटन में ले लेता है सब चीजों को, और सीए के लिए मैंडेटरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है मैनेजमेंट से ले लो, हाँ भाई लिखवा के, हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो। मैनेजमेंट बोल रहा है कि 2023 से पहले नहीं बिकने वाला। अब आधे बच्चों के दिमाग में ये दौड़ेगा कि सर ये तो 1 साल से ज्यादा हेल्ड करेंगे, इसका मतलब सर ये तो हमारी करंट असेट्स नहीं बनेगी, ये तो हमारी लॉन्ग टर्म असेट्स बनेगी। आ रहा है किसी के माइंड में डाउट? नहीं, आना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे करंट असेट्स की डेफिनेशन में शेड्यूल थर्ड में था प्राइमरली हेल्ड फॉर सेल, बिके ना बिके, हमने हेल्ड फॉर सेल तो है ना, इसलिए इन्वेंट्री तो हमेशा करंट एसेट्स रहेगा। अब अगली बात, एनआरबी हम कौन सी डेट की लेंगे बेटे, 31 मार्च 2023 की लेंगे, जिस डेट को मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है कि तब बिकेगी। ध्यान रखना, भले ही हम आज की डेट पे खड़े हो, तो आंसर लिखो बेटे 36 रुपए एनआरबी एज एट 31st March 2023 because management expect sale or realizable at this date, उससे पहले ये रिलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए AS2 ने कहा, क्या कहा, एनआरबी कौन सी डेट की लेनी है, जिस डेट को मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि बिक जाएगा, उसी डेट की आपको
एनआरवी भी लेकर के चलना है। आइए फिर मैं शुरू हो जाता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे। शुरू करें क्वेश्चंस? चलिए जी शुरू करते हैं। और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चलेगी। हाँ जी। तो मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर महंगा भी बिक रहा है तो हमें ये है कि मैं जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है वो लेनी है, बिल्कुल। चाहे प्रेजेंट में वो कितना ही बिक रहा हो। हमारे लिए, हम तो सीए हैं जी, हमारे लिए तो मैनेजमेंट की बात जो लिखी हुई है डॉक्यूमेंट, हमारे लिए एविडेंस होना चाहिए। भाई मैनेजमेंट कह रहा है उसमें, हम थोड़ा ना प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें तो अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चीजें लिख के चलनी है, एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। आइए जी, तो बेटे एग्जाम्पल नंबर कौन सा चलेगा अब हमारा? 5। देखो बेटे फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 5। तो जी लिखना जरा, टोटल इनपुट। अब बेटे क्वेश्चन ना मिक्स चलेंगे पूरे ईयर्स की। टोटल इनपुट है कितना? 5000 मीट्रिक टन। और बेटा नॉर्मल लॉस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल लॉस जो होता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो है बेटे 5% ऑफ इनपुट। टोटल जो लॉस हुआ वो हुआ बेटे 300 मीट्रिक टन। और कॉस्ट पर मीट्रिक टन, मतलब इनपुट कॉस्ट मैं कह सकता हूं, इनपुट की जो कॉस्ट है यानी बेटे रॉ मेटेरियल की जो कॉस्ट है वो पर मीट्रिक टन की है 1000 रुपये। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ये जिस बात के नंबर देगा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। आपको क्या निकालना है? एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी है। निकालो तो फटाफट। 50 रुपए 50 रुपए? नहीं सिर्फ 50 रुपए नहीं, 50 इंटू 1000। हाँ इतने जितने भी आया वो। चलो जी प्रिंस तुम बताओ, शानू 50,000। भाई पार्टिसिपेट किया करो बाकी बच्चे भी। सर 50,000 ये जो इनपुट है ये तो हमारा फिनिश मतलब क्लोजिंग है ना? बेटे इनपुट माने क्या होता है? इनपुट रॉ मटेरियल। हाँ हाँ ठीक। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ जी, सिर्फ समय ने ट्राई किया है, बाकी बच्चों ने ट्राई नहीं किया। एग्जाम में बैठे हैं हमारे पास में, अगर एक क्वेश्चन है एटलीस्ट हम लोग ट्राई तो आंसर करें। सही है गलत है? अभी पता नहीं मेरे को, अब निकालूंगा सच में। मैं आंसर की तरफ देखता हूँ मेरे से सच में नहीं पढ़ा जाता। फिर आंसर रखे ना सर थे मेरे पास। 50,000 ही होना, 50,000 होना चाहिए। 50 इंटू 1000, 50,000। देखो ये बताओ प्रिंस, करूं? टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी है पहले तो मुझे ये बता दो। 50 लाख। 50,000? 50 लाख? भाई 5,000 मीट्रिक टन का इनपुट है और कॉस्ट है 1000 रुपीज पर मीट्रिक टन। तो ऑफ कोर्स बेटे ये कितने की कॉस्ट है टोटल? जो इनपुट की कॉस्ट है वो है बेटे 50 लाख की। लेकिन हम पहले से सोच के चल रहे हैं कि भाई 5% मीट्रिक टन तो ऐसा होगा जो नॉर्मल लॉस होना ही होना है। मतलब मैं कह ही सकता हूं इसको क्या जो टोटल लॉस है, जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है बेटे? 1000 मीट्रिक टन। उसमें से मुझे पता है मुझे घटानी है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल सर 5,000। लॉस 5% ऑफ इनपुट कितना है बेटे? घटाना जरा। सर टोटल क्वांटिटी तो 5,000 है। अच्छा सॉरी सॉरी, टोटल 5,000। क्वांटिटी 5,000। ओहो 5,000 है और 5% इनपुट का कितना आएगा बताना जरा। 250। 250। 250? सर 250। तो 250 मीट्रिक टन तो मुझे पता है कि मेरा नॉर्मल लॉस होना ही होना है।
यानी कि 4750 का मैं एक्सपेक्ट करूंगा मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल जो प्रोडक्शन मेरा होना था वो ये होना था। बोलो ये बात समझ में आ रही है? जो मेरी गुड यूनिट है वो ये होनी थी, पक्का? तो अब मुझे एक बात बताओ ये जो कॉस्ट है ये इन्हीं पे तो बटनी थी। ये जो कॉस्ट आनी है 50 लाख की, भाई 50 मतलब कॉस्ट पर गुड यूनिट मेरी जो निकलनी थी, कितनी निकलनी थी? 50 लाख को मुझे डिवाइड करना है किससे? मैं पहले से मान के चल रहा था कि 4750 मीट्रिक टन मेरा आउटपुट होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस होना है। ये कॉस्ट मेरी इतनी यूनिट पे बांटी जानी थी। बेटे बताना जरा पर यूनिट की कॉस्ट क्या थी? कहाँ है मेरा हथियार कैलकुलेटर? तो 1000 1052 कुछ आ रहा है। ये आ गया 1052.6316। बेटे कैलकुलेटर पे आप पूरी फिगर रखना, एग्जाम में भले ही आप लोग क्या करेंगे 4 अंकों तक लिखेंगे। नेक्स्ट, अब ये बताओ मेरे से कोर्स ये पूछ क्या रहा है? मेरे से पूछ रहा है बताओ एबनॉर्मल जो लॉस हुआ उसकी अमाउंट बता दो, उसकी कॉस्ट मुझे बता दो। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी कैसे आएंगी बताओ? टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस 300, उसमें से घटा दो 300 मीट्रिक टन में से क्या घटाओगे बोलो? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल वाला घटाओगे। नॉर्मल वाला लॉस कितना हुआ? कितना था? 250 का होना था, लेकिन ये हुआ कितने का? 300 का। बेटे आपकी कॉस्टिंग में ये बातें सिखाई जाती है। अब ये बताओ कितने का एक्स्ट्रा हुआ? 50 मीट्रिक टन का ये एक्स्ट्रा हुआ लॉस, है ना? दिस इज व्हाट? दिस इज एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी। अब मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट पर यूनिट से, तो मेरी निकल जाएंगी क्या? एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट करना 52632 राउंड कर दो। ये मेरी कॉस्ट है एबनॉर्मल लॉस की। अगर मुझसे इसने पूछा होता कि बताओ जी बाकी की जो गुड यूनिट है उनकी कॉस्ट बता दो, तो मैं बाकी की मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। क्या मैं चलूं आगे? सर हमने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 तो मेरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है, टोटल इनपुट कॉस्ट है, लेकिन वो मेरी नॉर्मल कॉस्ट है। तो नॉर्मल कॉस्ट को मैं पहले नॉर्मल यूनिट में तो बांटू। मेरे को पता है कि यूनिट्स मेरी कम हो जाएंगी, कॉस्ट मुझे लेकिन सबकी लेके चलनी है। वो सबकी कॉस्ट को मेरे को नॉर्मल यूनिट पे डिवाइड करना है, तब मेरी पर यूनिट की नॉर्मल कॉस्ट आएगी। पक्का? आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 लिखिए जी। An entity has in its stock 10,000 kg नहीं 10,000 बैग्स। बैग बेटे बैग, बस्ते, थैला। 10,000 बैग उसके यहाँ पर क्या है? परचेज्ड हैं, जो परचेज किए हुए थे कितने पे? एट द रेट ऑफ 180 रुपीज पर बैग। एक्सपेक्टेड जो सेलिंग प्राइस है वो है पर बैग का 187 रुपीज पर बैग सेलिंग प्राइस है। हमारे यहाँ पर किसी एंटिटी में स्टॉक में 10,000 बैग
पड़े हुए हैं जिनकी परचेज कॉस्ट कितने की है बेटा 180 रुपए पर बैग, और वो कितने का बिक जाएंगे बेटे, बिक जाएंगे 187 रुपए पर बैग का। और उसको बेचने में क्या कहा मैंने, उसको बेचने में एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस जो है वो कितने के हैं बेटा, वो हैं जी 10 रुपए पर बैग के। आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जी, आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। पहले आप लोग निकालोगे फिर मैं निकालूंगा। बेटा वीडियो ऑन रखो ना प्लीज, ऐसा ना करो। सर 17,70,000। पता नहीं बेटे, अभी निकालूंगा मैं। कभी भी आप आंसर देख के मत करना, एएस सबसे अच्छा होगा, ध्यान रखना। एएस में तो खास प्रोविजन सप्लाई करने बस A to Z। समय वीडियो ऑन करो ना। सर एक कॉल आ गया तो बस बात। बाद में बात कर लेना। ₹17,70,000। चलिए आइए मेरे साथ कीजिए। बेटे एज पर AS2 हमें जो है ना वैल्यूएशन करना है। बेटे बताओ ये वैल्यूएशन किसका है, रॉ मेटेरियल का है कि फिनिश गुड्स का, पहले तो मुझे ये बताओ। सर ये बोलो। फिनिश्ड गुड। फिनिश गुड। गुड्स, वेरी गुड, फिनिश गुड्स। हाँ वेरी गुड। फिनिश गुड्स का जो सर। वैल्यूएशन होना है वो किस पे होना है। सर हाँ बेटा, सर जैसे इस क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं था कि फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल है, हाँ तो हमने तो ये अपने आप ही एज्यूम किया। तो अगर नहीं बताया सबसे पहले एज्यूम नहीं फिनिश किया गुड्स ही बेटा, मानेंगे। एज्यूम नहीं किया। एक्चुअली बैग, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं वो। क्वेश्चन में बेटे बैग दे रखा है बाबू, यानी कि बैग तो अपने आप में फिनिश गुड्स है, बता ही रखा है एक तरह से, है ना। जी फिनिश सर। गुड्स वर्ड नहीं बोला लेकिन उसने बैग बोला है, तो हम तो मानेंगे बैग मतलब कंप्लीट बैग है ना बेटा। ओके। हाँ आओ बाबू। और फिर भी अगर नहीं लगे तो बेटे जब तक रॉ मटेरियल ना कहे, जब तक वर्किंग प्रोग्रेस ना कहे, हमेशा फिनिश गुड्स मानेंगे। बहुत अच्छा डाउट है वैसे तुम्हारा ये। जब हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, किसी के बारे में कोई हिंट नहीं देगा, भले ही इस क्वेश्चन में वो डाउट नहीं लग रहा है, लेकिन ये आगे तक के लिए आप समझ लो। अगर हमें साफ साफ कहता है किसी को कि ये रॉ मटेरियल है तो ही रॉ मटेरियल मानेंगे, अदरवाइज क्या है, सब का सब फिनिश है। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। बेटे नंबर 1 यहाँ पे क्या है, कॉस्ट क्या है जी, कॉस्ट। सर हम ये लोअर वाली चीज तो भूल ही गए थे। हाँ तभी तो, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। आओ बेटे कॉस्ट कितने की है, 180 रुपए। ये क्या है, बैग, ठीक है। इस 180 रुपए पर बैग के कितना हो गया, 180 00000, 18 लाख तो बेटे इसकी कॉस्ट है। और बेटा NRV कितने की है, NRV कितने की होगी, आइए जी। 10,000 बैग मल्टीप्लाइड बाई, बेटे 187 का बिक जाएगा, लेकिन बेचने में 10 रुपए खर्च हो जाएंगे, यानी कि 177। इसका मतलब क्या है 17,70,000। तो दोनों में लोअर क्या है, 17,70,000। ये हमारी वैल्यू होगी इन्वेंट्री की। आइए जी आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा जी, 6। अब हम चलेंगे जी कहां पर, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तसल्ली से करना, एक एक क्वेश्चन को क्लास के अंदर लिख लिख के कराऊंगा,
जाओगे बस सीधा नंबर लेके आओगे एएस में। एएस तो ऐसे करने इस बार। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल नंबर 7। देखो पेपर बंडल है, पेपर्स के बंडल हैं इन इन्वेंट्री। कितनी यूनिट्स हैं जी? 10,000 यूनिट्स हैं। और बुक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सच बंडल। बुक्स बनाई जाती हैं जी इन बंडल से। यानी कि बेटे सीधी सी बात है, ये पेपर के बंडल क्या बन गए उनके लिए बोलो? ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल। जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब इन बंडल से ना हम क्या बनाते हैं? बुक्स बनाते हैं, इसका मतलब बुक्स बना के बेचते होंगे, यानी कि बुक्स इनका फिनिश गुड्स रहा होगा। यानी कि पेपर क्या बन जाएंगे अपने आप? पेपर का बंडल क्या बन जाएगा? रॉ रॉ मटेरियल। मटेरियल। यस, वेरी गुड। आइए जरा, तो क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, क्या पेपर का जो बंडल है उसकी बेटे कॉस्ट बता रखी है। पेपर बंडल कॉस्ट इज इक्वल टू 5 रुपीज पर यूनिट। क्या ये परचेज प्राइस है? इतने में खरीदा था, रॉ मटेरियल इतने में खरीदा था। क्वेश्चन में एक बात और बता दी है, 4 रुपीज पर यूनिट आज की डेट में आ रहा है। ये है इसका रिप्लेसमेंट प्राइस। क्या है ये? इसका रिप्लेसमेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कुछ और बातें बताई। सर ये बुक रिप्लेसमेंट को रिकवरी भी कह सकते हैं ना? रिकवरी नहीं नहीं प्राइस। नहीं नहीं, रिकवरी नहीं। नहीं। नहीं, ओके। जैसे तुमने अभी पेन देखो, जिसे तुम लिख रहे हो, पेन कितने का खरीदा तुमने? ये देखो, ये पेन बेचने जाओ तो एनआरबी, नेट रिलायंस, आओ आओ पैसा आओ। एक है यही पेन, इस पेन की जगह में दूसरा पेन लेके आऊं, कितने का आएगा? आज इसकी जगह में दूसरा रख दो तो, यानी कि नया गुड्स कितने का खरीद के ला सकता हूं मैं आज की डेट में, अगर मेरे को रॉ मटेरियल नया खरीदना हो इसी तरह का। दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस। उस टाइम पे हम लुट गए, कट गए, 5 रुपए का ले आए, आज की डेट में कितने का आएगा? ये 4 रुपए का। और सर रिकवरी वो हो गया जो मिला बेच के जो उसे। मिला, हाँ, बेचने के एंगल से रिकवरेबल है ना। हाँ, रिकवरेबल। हमेशा देखा करो, पैसा आने की बात है तो रिकवरेबल है, रियलाइजेबल है, जाने की बात है तो रिप्लेसमेंट है। आइए बेटा, जो बुक है, बुक पर बुक जो है उसकी कॉस्ट कितने की है? एक जो फिनिश गुड्स बनता है हमारा, उसकी कॉस्ट आती है 15 रुपए, जिसमें पेपर की कॉस्ट भी शामिल है, इंक्लूडिंग पेपर बंडल। भाई एक बंडल से एक बुक बनती होगी। और एनआरवी दे रखी है क्वेश्चन में, एनआरवी कितने की है? केस नंबर ए 16 रुपए की है, केस नंबर बी 14 रुपए की है। क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो है ये, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पेपर बंडल इन्वेंट्री एज पर AS2। पहले बेटे क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या रहा है। शानू कह सर रही वो सर मुझे मैं रॉ करके दूं। मटेरियल की वैल्यू पूछ रहे हैं ना? बिल्कुल बेटा, हमसे पूछ रहा है वो रॉ मेटेरियल के इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ।
बोलो जल्दी जल्दी, इतनी देर की बात नहीं है। शानू, प्रिंस, समय। और दोपहर का टाइम तो समझ में आ रहा था, इस टाइम की झपकी आ रही है जो भैया दोपहर में तो चलो। बताना है सर? हाँ अरे बताना है भाई, मैं पूछ रहा हूँ। शानू बोलो, समय। सर वो मतलब बोलो बोलो। हम पता क्या चलेगा कि ये लॉस हो रहा है हाँ बुक वैल्यू, हाँ समझ में आ गई। अब तो बस एग्जामिनर ही आके बताएगा, तभी पता चलेगा। नहीं सर समझ में हाँ ए में तो हम किस पे कॉस्ट पे ले लेंगे, वैल्यू ऑफ कॉस्ट करो, रॉ ऐसे मटेरियल की जो होगी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लिख के पूरा एकदम प्रॉपर्ली पहले लिखो फटाफट। मैं ये नहीं कह रहा प्रेजेंटेशन करो, मैं ये कह रहा हूँ लिख के करो। लिख के करोगे तो जल्दी होगा। सर एक बार रिप्लेसमेंट प्राइस बताइएगा, वो जो हमने यही पेन किसी और से खरीदा तो कितने में मिला? कितने में खरीदेंगे अगर हम ऐसा ही नया पेन खरीद के लाएं? अगर ऐसे ही पेन नया खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? हाँ, ऐसे ही बंडल अगर हम खरीद के लाएं तो कितने का मिलेगा बंडल? सर 1,40,000 का आ रहा है। अच्छा जी, केस नंबर ए या केस नंबर बी? सर केस नंबर ए में तो 50,000 आएगी अच्छा, अलग और अलग करना है क्या? हो केस नंबर बी में तो सर आएगी केस हमारी नंबर 40,000 रुपए। सर केस नंबर ए में 1,50,000 जाएगा और केस नंबर बी में 1,40,000। सर मेरा जो निकला है वो केस ए में 50,000 है और केस बी में 40,000 है। समय का और आने दो, जल्दी बोलो समय। सर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये, एक बार आप ही बताइए। आओ जरा इधर देखो सब बच्चे, अब आप इधर ध्यान देंगे। अब लिखना मत, अब इधर देखना। आंसर सबसे पहले है बेटे केस नंबर ए। केस नंबर ए क्या कहता है, सुनो ध्यान से। ये कहता है जो फिनिश गुड्स है ना, फिनिश गुड्स वो लॉस जनरेट कर रहा है कि लॉस नहीं जनरेट कर रहा, पहले तो ये देखो। केस नंबर ए लॉस नहीं हो कहता रहा। है सेल्स प्राइस इसका है कितने का? 16 का। बिक सकता है कितने में? 16 में बिक सकता है। और इसकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितने की है? 15 रुपए की। इसका मतलब क्या है, ये लॉस जनरेट नहीं कर रहा है, यानी कि ये फिनिश गुड्स की जो सेल्स प्राइस है वो कॉस्ट या उससे ज्यादा की है। स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है मुझे, ये बताओ जल्दी से, या जूम करूं? जी सर। ओके, तो बेटे इसका मतलब क्या है यहाँ पर? सिंस, देखो यहाँ पर, सिंस फिनिश गुड्स सेल्स प्राइस इज इक्वल टू और मोर कॉस्ट। बोलो बेटे 16 रुपए 15 से ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। हेंस, यानी कि फिनिश गुड्स रो नहीं रहा है तो उसका बच्चा क्या रहेगा? वो भी रोएगा नहीं। हेंस रो मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। और बेटे रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे क्या है? परचेज कॉस्ट। बताओ भाई, 5 पे पर यूनिट जी सर, टू तो इंटू 5 रुपीज 10,000। पर यूनिट। तो इसकी वैल्यू आ गई कितने की? अब वैल्यू आएगी किस इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज पर यूनिट, यूनिट इज इक्वल टू 50,000। भाई पहले वाले केस में रॉ मटेरियल की जो वैल्यू आएगी एज पर AS2 आएगी 50,000। पक्का? अब दूसरे वाले केस जी की बात सर। कर लेते हैं। दूसरे वाले केस में लिखो बेटे केस नंबर 2, केस नंबर बी। फिनिश गुड्स की जो सेल्स प्राइस है वो कितने की है बेटा? 14 रुपए की। सर और एक बार इसकी ए जो वाला फिर से दिखा दीजिए। कॉस्ट है वो कितने की है? 15 रुपए की। पहले केस बी कर लो मेरे साथ। सेल्स प्राइस कितने का बोलो इसका? 14 रुपए का। और कॉस्ट कितने की है? 15 रुपए की। इसका मतलब फिनिश गुड्स की हालत खराब दिख रही है। लिखे यहाँ पर, फटाफट से लिखिएगा। सिंस finished goods sales price is less than
कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि भाई उसका जो सेल्स प्राइस है वो उसकी कॉस्ट से कम है, यानी कि वो लॉस जनरेट कर रहा है। हेंस रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट कॉस्ट और और रिप्लेसमेंट। वेरी गुड, यहाँ एनआरवी मत कर देना गलती से, रिप्लेसमेंट प्राइस। ठीक है सर जी। ये आप इसको स्लैश क्यों लिखते हो सर? इसका मतलब कॉस्ट और रिप्लेसमेंट तो अलग अलग होती है ना सर? हाँ, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट। अच्छा आप कह रहे हो, मतलब इसका अल्टरनेटिव समझ गया मैं। देखो, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस, आना जरा। नंबर वन बेटे, कॉस्ट कितने की है? पर यूनिट की कॉस्ट है बेटे इसकी कितने की? देखो क्वेश्चन में 5 रुपए पर यूनिट की। और बेटे रिप्लेसमेंट प्राइस कितने का है? आरपी, यानी कि रिप्लेसमेंट प्राइस 4 रुपए पर यूनिट। दोनों में से कम क्या है? लोअर, 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट का है। बेटे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो बस, आगे वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इज by 10,000 units multiplied by 4 rupees per unit is equal to how much? 40,000, 40,000 rupees. समय तुम्हारा रह गया तो मैं दिखा रहा हूं अभी। यहां तक हो गया, पहले ये वाला केस हो गया। ये जो चीज सर हम चेक जो करते हैं, ये मतलब कि मतलब लॉस जनरेट या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो हम रॉ मटेरियल के केस में करते हैं ना सर? सर हो गया। हाँ, रॉ मेटेरियल के केस में, यस। क्योंकि जब आपने वहां पे वो बनवाया था चार्ट, तो उसमें इन्वेंट्री में फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी और दूसरा रॉ मटेरियल। बिल्कुल ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी हो जाता है, और बाकी रॉ मटेरियल जो होता है उसमें हम ये भी देखते हैं कि जनरेट हो रहा है लॉस या नहीं। तो सर बिल्कुल इसमें जी। से पता चला कि ये हमारा रॉ मटेरियल है। भाई क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ना होगा, पढ़ के समझना होगा। पेपर के बंडल्स हैं और फिनिश गुड्स बुक है। पेपर के जो बंडल होते हैं उनसे क्या बनती है? बुक बनती है। बताओ, बुक से पेपर बनते हैं कि पेपर से बुक बनती है? पेपर के बंडल से पेपर बुक से बनती है, यानी कि पेपर बुक बंडल रॉ बनती है। मटेरियल है और बुक फिनिश गुड्स। ठीक है। ओके। आइए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। एग्जांपल नंबर सर एक 7। बार वो दिखा दीजिए, ये हाँ हाँ, केस है ये वाला। सर, केस ए। अच्छा केस है, मैं वही तो कह रहा था तुम्हें। लो भाई, लो बेटा। सर हो गया। हो गया। आइए जी, अगले एग्जांपल पे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूं। क्या होगा कि जब हम AS16 में आएंगे तो हो सकता है ये पॉइंट कहीं मिस ना हो जाए, तो एक पॉइंट को नोट कर लो। देखो बेटा, एक बात का ध्यान देना, आगे जाके हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ना है, बोरोइंग कॉस्ट। और हमने एक बात पढ़ रखी है शुरू से, क्या कि भाई अगर मान लिया हमें कोई भी असेट्स हम लोग उधार लेके खरीदते हैं, भाई पुट टू यूज से पहले का हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं। ये हमने पढ़ रखा है, इनकम टैक्स में पढ़ा है, सेक्शन 32 में, पीजीबीपी में, कॉस्ट में, हमने हर जगह पढ़ा है। हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि हाँ भाई पुट टू यूज से पहले के सारे खर्चे।
लेकिन इंटरेस्ट हम लोग इन्वेंट्री में पढ़ रहे हैं कि भाई कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। लेकिन AS16 एक बात कहता है जो यहाँ पर रिलेवेंट है, बाद में जाके AS16 में सीख के फिर इस AS पे आए, क्या फायदा, यहाँ पे भी लिखते चले और वहां भी सीखेंगे दोबारा से। कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो क्वालिफाइंग असेट्स होती है, सिर्फ उन्हीं का कैपिटलाइज होता है। बेटे या तो आपकी वीडियो हैंग हो गई या मेरी वीडियो हैंग हो गई, प्लीज आप वीडियो ऑन करो। अच्छा, इसका मतलब समय का नेट दिक्कत में है। अच्छा चलो, मैं ये कह रहा हूँ ये जो बात है कि इंटरेस्ट हमें कैपिटलाइज करना है, ये बात सारी असेट्स के लिए नहीं होती। किसके लिए होती है? जो क्वालिफाइंग असेट्स होती है। और क्वालिफाइंग असेट्स का मतलब होता है जो असेट्स मैन्युफैक्चर होने में, प्रोडक्शन होने में लंबा टाइम लेती है, ठीक है। और उसमें भी पहली बात तो मैन्युफैक्चर की जाती है, और प्लस साथ साथ में क्या होगा, मतलब उसमें सब्सटेंशियल पीरियड लेती है। कुछ इन्वेंट्री भी ऐसी होती है जो सब्सटेंशियल पीरियड में जाकर के तैयार होती है। क्या? कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती हैं, सारी इन्वेंट्री नहीं, कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती हैं जो सब्सटेंशियल पीरियड में जाकर के तैयार होती हैं। और ऐसी इन्वेंट्री होती है क्वालिफाइंग असेट्स। क्या होती हैं? क्वालिफाइंग असेट्स। नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब? मैं रिपीट करूं, दोबारा से बोल रहा हूं, क्या इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने वाली बात सभी एसेट्स पे लागू होती है? हाँ जी, लेकिन वो वाली सभी एसेट जो क्वालिफाइंग एसेट्स है। यानी कि दो तरह की एसेट्स होती है, एक होती है क्वालिफाइंग एसेट्स और एक होती है नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। तो जो क्वालिफाइंग एसेट्स होती है उसी में कैपिटलाइज होती है। अब क्वालिफाइंग एसेट्स की क्या डेफिनेशन है वो वहां पर देखेंगे, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखो यहाँ के पर्पज से। बड़े लंबे पीरियड में जाकर के वो क्वालिफाइंग, मतलब बड़े लंबे पीरियड में जाकर के वो एसेट्स तैयार होती हैं, तो ऐसी एसेट्स क्या कहलाती हैं? क्वालिफाइंग एसेट्स। और सिर्फ उन्हीं के केस में इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने की परमिशन है, AS16 ने कही। समझे? अब उस बात का सर यहाँ पे कैसा रिलेवेंस है? वो रिलेवेंस ये है कि कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती हैं जो सब्सटेंशियल पीरियड में जाकर के तैयार होती हैं, मेजर पीरियड। सबसे अच्छा एग्जांपल है शराब। कहते हैं जितनी पुरानी उतनी नशीली। सबसे पुरानी इन्वेंट्री, हाँ प्रिंस बड़ा मुस्कुरा रहा है, आहा सर मजा आ गया, ऐसे एग्जांपल दो। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा नशीली बताते हैं, सबसे ज्यादा अच्छी बताई जाती है ना? मुझे नहीं पता, हाँ कभी सुनो सर, शाम को तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ। तो मैं एक बात कह रहा हूँ बेटे, कोई इन्वेंट्री अगर ऐसी है, जैसे हमने दारू की बात करी कि भाई बहुत लंबे टाइम में जाकर के तैयार होती है, तो बेटे ऐसी असेट्स के लिए जो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होती है। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है। आइए जी फटाफट से लिखो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लो। देखो बेटे, हेडिंग डालो बोरोइंग कॉस्ट। बाद में जाकर AS16 में फिर से इसका रिलेवेंस आएगा, क्योंकि वहां पे जाकर के इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तुम कहोगे सर AS2 में तो ऐसा नहीं कराया था आपने, तो मैं इसको यहाँ पे लिखाता चलता हूँ, वहां पे भी लिखिए। नॉर्मली not included in cost of inventory, but as per AS16 included if qualifying inventory assets देखिए, because it is also cost for bringing the inventory
to its present location and conditions. And अच्छा, conditions and substantial period is taken only then such borrowing cost will be included in the cost of inventory. बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास पूरी जाएगी इस पर प्रैक्टिस। यहां तक बात ओके है? पहले बताओ, एक एक पॉइंट पे प्रैक्टिस करनी है हमें। आइए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एग्जांपल कितने हो चुके थे? 6 हो चुके थे, 7 हो चुके थे जी, हम क्यों बताएं? लो जी, देखिए 7 हो गए थे। 7 हो गए थे। आइए जी, अब हम चल रहे हैं कहां पर? एग्जांपल नंबर 8 पे। लिखो बेटे, एग्जांपल नंबर 8। सर ये क्या था सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो लिखवाया था? ये था कि भाई इंटरेस्ट को वैसे तो जोड़ा नहीं करते, वैसे तो इंटरेस्ट को जोड़ा नहीं करते इन्वेंट्री की कॉस्ट में, लेकिन AS16 के अकॉर्डिंग अगर उसने वो क्वालिफाइंग बन जाता है तो जोड़ते हैं, क्योंकि AS16 कहता है कि सिर्फ उसी क्वालिफाइंग असेट्स पर ही, मतलब क्वालिफाइंग असेट्स पर ही इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है, अब चाहे वो इन्वेंट्री हो चाहे फिक्स असेट्स। सर क्या मतलब, कौन सी एसेट्स पे? क्वालिफाइंग असेट्स। और वो कैसे पता चलेगा क्वालिफाइंग है कि नहीं? मैंने भी 4 बार बताया क्वालिफाइंग असेट्स। सुनो ध्यान से, क्वालिफाइंग असेट्स के लिए बोला गया था सब्सटेंशियल पीरियड। दारू जितनी पुरानी, हमने एग्जांपल लिया था ना, क्वालिफाइंग असेट्स किसको बोलते हैं? जो सब्सटेंशियल पीरियड लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो? सब्सटेंशियल पीरियड। सब्सटेंशियल पीरियड। सब्सटेंशियल पीरियड मतलब जहां पर मेजर ज्यादा पीरियड, लंबा टाइम। ज्यादा लंबा टाइम लेते हैं, तो ऐसी असेट्स को बोला जाता है क्वालिफाइंग असेट्स। जो असेट्स तैयार होने में बड़ा लंबा टाइम लेती है, तो वो असेट्स कहलाती है क्वालिफाइंग असेट्स। जैसे शराब का हमने एग्जांपल इसीलिए लिया था, शराब एक क्या है? शराब बेचने वालों के लिए क्या है? इन्वेंट्री है। क्या है? इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री एक ऐसी इन्वेंट्री है जो सब्सटेंशियल टाइम लेती है तैयार होने में। मेरी जानकारी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये सुना है कि कहते हैं कि अंगूर वगैरह होते हैं जिनसे शराब बनती है, उसमें उनको सड़ा करके, गला करके बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक बड़े ड्राम में रखते हैं। पोटैटो से बनती है, पोटैटो से। किससे? पोटैटो आलू से? से बनती है सर, आलू से, आलू से। अच्छा, आलू से बनती है। मतलब कुछ चीज सर है उनसे इनको, उनसे वाइन बनती है। अच्छा उनसे वाइन बनती है। मतलब उन चीजों को क्या करते हैं? ग्रेप्स को ड्राम सड़ा में, के वाइन में अच्छा ड्राम में भर के और दबा दिया जाता है, बताते हैं कि मतलब जमीन में, बनाती है। तो वो हाँ बहुत सर, वो गांव वगैरह में दारू खींचते हैं ना, खींचते हैं। घड़े अच्छा, में। तो क्या होता है कि वो जो है ना 15-15, 20-20 साल में जाके निकालते हैं, पता नहीं, ऐसा सुना है मैंने। तो वो क्या हो गया हमारा? सब्सटेंशियल टाइम टेकिंग है। 15-20 साल तो बहुत लंबा टाइम है, एक आदमी की जवानी खर्च हो जाती है ना, सीधा बुढ़ापे में मिलता है। हाँ, तो ये तो क्या है? सब्सटेंशियल पीरियड है। आओ जरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। लो बेटे, एग्जाम्पल नंबर 8 भाई, सर अनसोल्ड। क्लास कितने बजे तक चलेगी सर? बस अभी 6 बजे तक चलेगी, ठीक है, 15 मिनट हो। बेटे, सर अनसोल्ड हाँ। यूनिट, अनसोल्ड यूनिट्स
कितनी है? ये है 1000। कॉस्ट पर यूनिट कितने की है? 10 रुपीज पर यूनिट की। बेटा एस्टिमेटेड जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट, कब? ऑन बैलेंस शीट डेट, वो है जी 8 रुपए पर यूनिट का, 8 रुपीज पर यूनिट। और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस जो है वो क्या है? 5% क्या है? कमीशन। 5% क्या है बेटे? कमीशन। व्हाट वुड बी? तो ये 5% कमीशन सेल्स पे है? हाँ बाबू, सेल्स वैल्यू पे। हाँ बेटा। व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? आंसर क्लोजिंग स्टॉक की आपको क्या बतानी है बच्चों? वैल्यू बतानी है। मैं वेट कर रहा हूं जी। सारे क्वेश्चन होंगे, चाहे हल्के हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे सुपर कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे सुपर इजी हो। और ध्यान रखना इस AS2 के बाद में AS3 हमारा कैश फ्लो है वो हो चुका है। AS4 5 7600 कितना? 7600। 76 हाँ 7600 आ रहा है। आइए जी मैं करता हूँ जी। 7600। ये बताओ बेटे ये क्या है? ये फिनिश गुड्स है कि रॉ मटेरियल है? पहले तो ये डिसाइड करो। फिनिश गुड्स, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं बताएगा रॉ मटेरियल है फिनिश गुड्स तब तक हमेशा फिनिश गुड्स ही मानेंगे। फिनिश गुड्स किस पे आएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर कॉस्ट और NRV, इन दोनों में से जो कम है उस पर वैल्यूएशन होगा। बेटे मैं पहले कॉस्ट की बात करता हूं। कॉस्ट कितनी है भाई? 10,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाई कितने की खरीद रखी थी? 10 रुपीज पर यूनिट की। सर 1000। 1000 है, अच्छा सॉरी 1000 है। कितना है जी? 10,000 रुपीज है, 1000 यूनिट 10 रुपीज पर यूनिट की। एक तो जी कॉस्ट तो हमारे हाथ लग गई। अब बात करते हैं किसकी बेटा? NRV की, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेटे 1000 यूनिट्स में हमें मल्टीप्लाई करना है NRV पर यूनिट की, और NRV पर यूनिट क्या है जी? 8 रुपए तो सेल्स प्राइस है, और बेटे इसमें से हमें क्या घटा देना है? -5%। जरा घटाना बेटे, 8 का 5% घटा करके यानी 7.6, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 में कितना आ गया? 7600। तो दोनों में से जो लोअर है फिनिश गुड्स तो उस पर वैल्यूएट होगा, और लोअर क्या है जी? 7600। बताओ बेटे यहां तक कोई दिक्कत? प्रिंस ओके है? प्रिंस ओके बेटा? हाँ शानू? यस सर, यस सर। शानू ओके? जी सर ओके। समय पक्का? आओ तो एक सर छोटा। मैं ये कह रहा था कि हाँ हाँ सर आज ना सुबह से लाइट नहीं आ रही है, मेरा फोन 4% बचा हुआ है। अच्छा अगर मैं ऑफ मतलब निकल जाऊं ना तो आप ये समझ जाना कि ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई नहीं, बस क्लास खत्म ही हो रही है, चिंता मत करो। चलो तो कोई बात नहीं, क्लास हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है ना? सर अभी कोई नहीं, अभी एक एग्जाम्पल और हो जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है। चलो आओ फटाफट से करते हैं फिर एक एग्जांपल। आइए बेटा जल्दी से करेंगे जी। एग्जांपल नंबर हमारा है एग्जांपल नंबर 9। लो बेटा लिखना जरा। भैया कैमरा ऑफ कर लो, वो ज्यादा हाँ वो हाँ करेगा। वीडियो ऑफ कर लो फिर तुम। टोटल इनपुट किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में टोटल इनपुट है बेटे 5000 मीट्रिक टन का। कितने का?
5000 मीट्रिक टन का। ध्यान रखना ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ। टोटल इनपुट है किसी जगह किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 5000 इनपुट का, और बेटे वहां पे नॉर्मल जो लॉस है वो कितना है जी, 5% ऑफ इनपुट। अच्छा ये तो हमने कर लिया था, रुको रुको, ये तो हमने कर लिया था, ये तो यस हो सर गया। ये तो हो गया। छोड़ो फिर कोई नहीं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी कुछ नहीं कर रहे। ओके सर। वेट, एक मिनट वेट। एक काम करना, अगली क्लास से अगली क्लास में एक काम करना बच्चों, बहुत जरूरी है। यस सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, सारे के सारे क्वेश्चंस और पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस एक बार तुम हाथ से निकाल लेना, ठीक है। करने मुझे सारे क्लास में है, नहीं निकालोगे टेंशन मत लेना कि नहीं कर पाए, मुझे तो करने, ठीक है। मैं कराऊंगा भले तुम करके आओ या ना करके आओ, पर अगर करके आओगे तो थोड़ा सा ना अच्छे से पढ़ के आओगे तो तुम्हें और ज्यादा बेहतरीन वाला समझ में आएगा, मतलब A to सर Z किसका बिल्कुल। निकालना है, AS2 का? क्या? हाँ AS2 का। AS2 हाँ AS1 के भी अगर तुम्हें लगता है कोई छुटे हो तो वो कर लो, मैंने तो कराई थी क्लास में, ठीक है। AS2 का जरूर करके आना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सर। क्लास में।